हेलो एंड वेलकम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ख़त्म किया। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आता है एमएस वर्ड की तरह। तो एमएस वर्ड की तरह ही ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब कि क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो लोगो होता है वो इस शक्ल का नॉर्मली होता है। कभी अगर कोई दूसरी शक्ल भी हो, लेकिन ये एक्स उनमें जरूर होता है। उनके फॉर्मेट में ये एक्स जरूर होता है। अगर सवाल आए माइक्रोसॉफ्ट लोगो में कौन सा लेटर होता है तो आपको लिखना है एक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कि क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपको लिखना है प्रोप्राइटरी, मतलब कि क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये नहीं है। अब जिस तरह से हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बहुत थे, लेकिन उनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट नाम से ही लगता है। किसके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक टाइप है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक टाइप है। किसका? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डेवलप किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो एक टाइप है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का, वो किस किस में इस्तेमाल होता है? विंडोज में इस्तेमाल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एंड्रॉइड में भी अब 2019 से ये इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सितंबर 2019 से एंड्रॉइड में भी ये इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रोप्राइटरी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। और इसी तरह आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम iOS में ये अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुआ एमएस एक्सेल, उसके अंदर भी इस्तेमाल होना। तो एमएस एक्सेल जो एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सर, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का? ये मैं बताऊंगा, ये नीचे हमें पढ़ना है क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, आपको बोलना है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, आपको बोलना है हाँ। माइक्रोसॉफ्ट को किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट लोगो के अंदर एक लेटर होता है, कौन सा है? एक्स। माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? नहीं। फिर ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब प्रॉपर्टी। क्लोज्ड सोर्स और प्रॉपर्टी एक ही बात होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर आता है? तो हाँ सर, जिस तरह वर्ड आता था। अच्छा, इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है? किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम करेगा? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, लेकिन किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? विंडोज के लिए। 1987 से ये विंडोज पे काम होना स्टार्ट हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सबसे पहले, देखो मैक ऑपरेटिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे पहले मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम कर रहा था। तो सबसे पहले अगर सवाल आए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे पहले कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ, करना स्टार्ट हुआ? 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ताजा रिसेंटली आप बताइए इन 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लॉन्च किया गया कि वो वहां पे इस्तेमाल होएगा? अब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम कर सकता है, ये सपोर्ट कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। कौन? i4 ऑपरेटिंग सिस्टम। 2019 अक्टूबर, एंड्रॉयड में सितंबर ही था, तो सबसे लेटेस्ट iOS में आप कह सकते हो। अच्छा, विंडोज में कब से ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने काम किया? विंडोज में कब से सपोर्ट हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? 1987 से। अब सर ये तो ठीक है, पहले मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चल रहा था। फिर विंडोज पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलना स्टार्ट किया, फिर एंड्रॉयड में भी चलना स्टार्ट किया, फिर आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलना स्टार्ट किया। लेकिन याद रखना ये है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये दो है
ये दो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये पहले काम नहीं करता था, 2019 से ही ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काम करना स्टार्ट किया, लेकिन ये ओपन नहीं है, प्रॉपर्टी है, और मोस्टली ये पेड है, ये पेड ही है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है, आपने बोला सर माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, उसका मतलब सर क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कोई भी ऐसा शीट होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक हो और उसमें स्प्रेड हुए हो, उसमें बने हुए हो रोज और कॉलम्स। किसी भी शीट में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम कर रहे हो और कोई भी शीट आपके सामने ऐसा आता है जिसमें रोज और कॉलम्स स्प्रेड हो रहे हैं, रोज और कॉलम्स बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जितने आप कर सकते हो, लिमिट होता है, मैं आपको बताऊंगा कितना लिमिट होता है, लेकिन रोज और कॉलम्स स्प्रेड हो रहे हैं एक शीट पे जिसके ऊपर रोज और कॉलम्स बनते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कितना आसान है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर के अंदर, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसमें रोज और कॉलम्स बने हुए होते हैं और ये इस्तेमाल होते हैं ऑर्गेनाइज। इससे क्या होता है रोज और कॉलम से? ताकि डाटा ऑर्गेनाइज हो, डाटा एनालाइज हो, एनालाइज आप कर सको, ऑर्गेनाइज आप जमा कर सको, एनालाइज आप कर सको, एनालिसिस आप कर सको, मैनिपुलेट मतलब चेंज करना, एडिट करना, चेंज करना, कुछ भी आप कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उस डाटा को, स्टोर कर सकते हो डाटा को इन टेबुलर फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में रोज और कॉलम से टेबल्स बनते हैं, टेबल्स बनते हैं, टेबल पता है ना भाई, टेबल, अरे भाई टेबल, भाई टेबुलर, टेबुलेशन आपने पढ़ा होगा, टेबल्स। तो ये टेबुलर फॉर्म में जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक शीट पे ऑर्गेनाइज डाटा को, एनालाइज डाटा को, मैनिपुलेट डाटा को, शेयर डाटा को, स्टोर डाटा को करते हो टेबुलर फॉर्म में, उस शीट पे जब आप करते हो उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का काम क्या है? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में रोज और कॉलम्स होते हैं, टेबल्स बने हुए होते हैं, मगर ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है मान लिया, मगर क्या करता है ये? टेबल्स बना के क्या करता है? डाटा को ऑर्गेनाइज, एनालाइज, मैनिपुलेट, शेयर और स्टोर करता है इन्हीं टेबुलर फॉर्मेट में, इसी टेबुलर फॉर्मेट में। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसका एक टाइप एमएस एक्सेल है, वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हैं, एक टाइप है एमएस एक्सेल। ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है इस तरह की शक्ल होती है, और जैसे कि आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग लेजर में, जहां पे आप क्रेडिट लिखते हो, डेबिट लिखते हो, डेट लिखते हो, रिजल्ट लिखते हो, बैलेंस लिखते हो, जो भी लिखते हो टेबुलर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में ये इस्तेमाल होता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो क्या पढ़ा आपने? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का एक टाइप है एमएस एक्सेल। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक शीट है जिसमें रोज और कॉलम स्प्रेड होते हैं लेकिन टेबल्स बनते हैं, उसी टेबुलर फॉर्म में आप इन चीजों को, डाटा को ये सारी चीजें करते हो। और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग लेजर ऐसा होता है। अब और भी आपको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आप डाटा को स्टोर, शेयर, मैनिपुलेट, एनालाइज, ऑर्गेनाइज तो करते हो, लेकिन क्या करने के लिए? क्या बनाने के लिए? बजट बनाने के लिए, अरे भाई बिल्स बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, बुक कीपिंग के लिए। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग आपके सिलेबस में है और वहां पे आप देखोगे टेबुलर फॉर्मेट में आप बनाते रहते हो अकाउंटिंग लेजर, और उसमें आप स्टोर करते हो वो चीज़ें, आप शेयर भी कर सकते हो, आप उन चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, चेंज भी, एनालाइज भी करते हो, लास्ट में क्या होगा क्या नहीं, ऑर्गेनाइज भी करते हो। अब ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का पहला वर्जन, पहला फॉर्मेट, पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो था वो था लैन पार। सवाल आ सकता है, ये एक्सेल जो है ये खुद क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कौन सा था? वो था लैन पार। और पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट लिखा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट लिखा है। लैन पार की फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग एरेज एट रैंडम। अब लैन, एल-ए-एन ये है, पी से मतलब प्रोग्रामिंग, ए से मतलब एरेज, आर से मतलब रैंडम, ठीक है ना। लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग एरेज एट एल-ए-एन पहले 1969 में
पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बना जिसका नाम था लैनपार, मगर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल आएगा पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मगर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए, तो आपको बोलना है लैनपार। और लैनपार भी पेड था, प्रॉपर्टी था, क्लोज्ड सोर्स था, ओपन सोर्स आपके सिलेबस में है, लैनपार नहीं था। सवाल यह भी आ सकता है पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए बनाया गया या माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर खुद एक माइक्रो कंप्यूटर है। इसके लिए बनाया गया, इसके लिए आपको लिखना है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए बनाया गया। ऐसा भी सवाल आ सकता है। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो बनाया गया किस डेट पे? 1969। उसका नाम क्या था इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का? लैनपार। लैनपार की फुल फॉर्म क्या है आपको याद रखना है। वो लैनपार पेड है कि मतलब प्रॉपर्टी है कि ओपन सोर्स है। प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है क्लोज्ड सोर्स, ठीक है। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है कि क्लोज्ड सोर्स या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? आपको बोलना है ओपन सोर्स। नॉन प्रॉपर्टी ओपन सोर्स। आपको बोलना है प्रॉपर्टी क्लोज्ड सोर्स। नॉन प्रॉपर्टी होगा ओपन सोर्स। ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना, मैं क्यों बार बार ये चीज़ों को बोल रहा हूँ। आपने पढ़ा है ओपन सोर्स क्लोज सोर्स, और आपने ये भी पढ़ा है कि हर क्लोज्ड सोर्स पेड नहीं होता, हर ओपन सोर्स फ्री नहीं होता, लेकिन मोस्टली 90% आप कह सकते हो। अब पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मगर फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स या मिनी कंप्यूटर के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो बनाया गया उसका नाम था वीसी कैल्क। वीसी कैल्क का मतलब विजिबल कैलकुलेटर। अब अगर सवाल आए कब पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फॉर पीसी पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर के लिए बनाया गया? 1979। मेन फ्रेम के बाद कि मेन फ्रेम के पहले? मेन फ्रेम के बाद। वो कौन सा था स्प्रेडशीट? उसका नाम था वीसी कैल्क। वीसी कैल्क की फुल फॉर्म क्या थी? विजिबल कैलकुलेटर, जो कि अब इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, ये अब इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। विजिबल कैलकुलेटर ये प्रॉपर्टी सोर्स सॉफ्टवेयर था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था? प्रॉपर्टी मतलब क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर था ये। प्रॉपर्टी मतलब क्लोज्ड। अब अगर यह सवाल आए कि अभी कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे जबरदस्त है, क्योंकि ये तो बंद हो गए हैं, इनमें बहुत प्रॉब्लम्स थी। अब 1985 के बाद एमएस एक्सेल आया। एमएस एक्सेल पहले आया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, फिर 1985 में तो आया मैक और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसके बाद 1987 में ये आया विंडोज के लिए, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया एंड्रॉयड के लिए ताज़ा, और रिसेंटली iOS के लिए भी ये आया हुआ है ताज़ा अक्टूबर 2019 में। अगर सवाल आए आजकल सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, मतलब क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चल रहा है, उसका नाम क्या है? आपको लिखना है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल सबसे पहले कौन से ऑपरेटिंग पे काम कर रहा था? तो ये कब आया एमएस एक्सेल वजूद में? ये तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। आजकल सबसे ज़्यादा मोस्टली वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट कौन सा है? एमएस एक्सेल ही है। अच्छा सर, हमारे सिलेबस में है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्या ऐसा कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो? हाँ भाई, ऐसे भी है। देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? ये खुद एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये खुद एक है जिसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे आपने देखे। और एमएस एक्सेल आजकल सबसे ज्यादा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का चल रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अब ये भी स्प्रेड सॉफ्टवेयर था, ये भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था, ये आजकल चल रहा है, और ये भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है कुछ, लेकिन इनमें आपको याद रखना है फेमस लोटस 123 बहुत ज़बरदस्त चला था, अभी तो काम नहीं कर रहे हैं ये सब, अभी ये बंद है। स्नोबॉल बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन ये दोनों लोटस भी और स्नोबॉल भी प्रॉपर्टी है। अभी आपके सिलेबस में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो दो चीजें याद रखना मेहरबानी करके, इन दो को याद रखना, क्योंकि क्या पता ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एग्जांपल्स आए स्प्रेडशीट के, तो ये सबसे फेमस है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड फ्री होता है, ऐसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से है? एमएस एक्सेल तो है नहीं, कौन कौन से है? टिकी विकी जिसके साथ आता है वो ओपन सोर्स ही होता है। विकीपीडिया हो, विकीमीडिया हो, विकीडीडिया हो, जो भी हो। इसी तरह शीटस्टर
बी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आपके सिलेबस में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर याद रखना भूलना नहीं। टिकी विकी भी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यही दो फेमस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लेकिन स्प्रेडशीट में, इसलिए सिर्फ इन दो को आप याद रखो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के टॉपिक के अंदर आप अगर इन दोनों को इंक्लूड करोगे तो बहुत अच्छी बात है, जो आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ा। ठीक है सर, टिकी विकी कितना मुश्किल है और शीट सेटर कितना मुश्किल है, रख लेंगे याद, कोई मसला नहीं है। ये हमारे सिलेबस में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो हाई चांसेस है कि यहां से भी सवाल आ सके। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ये सारी चीजें आपको पता चली। हाँ सर ठीक है। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे आप स्टार्ट करोगे, कैसे आप ओपन करोगे, ये हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, इसको कैसे स्टार्ट किया जाए सर, एमएस एक्सेल को कैसे स्टार्ट किया जाए, बहुत आसान है। स्टार्ट करने के 4-5 तरीके हैं, ये 2 तरीके याद नहीं रखना चाहते हो तो मत रखो, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, पर्सनल कंप्यूटर पे आप स्टार्ट बटन दबाओगे, जो कि स्टार्ट बटन होता है नीचे। जब आप स्टार्ट बटन दबाओगे तो आपके सामने आएगा ऑल प्रोग्राम्स, आपके सामने ऑल प्रोग्राम्स आएगा। ऑल प्रोग्राम्स में आप देखो बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे, आपको जाना है एमएस ऑफिस में, क्योंकि एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है एमएस एक्सेल। एमएस ऑफिस सूट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, तो एमएस एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आपको कैसे ऑन करना है, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एमएस ऑफिस, एक्सेल। उसके बाद दूसरा, आपके कंप्यूटर पे विंडोज की होती है, आपने विंडोज की दबानी है और साथ में आर भी प्रेस करना है। विंडोज की और आर दबाते ही आपके सामने आएगा रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स का मतलब आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, वो बोलेगा रन, लिखो क्या लिखना है। आपको लिखना पड़ेगा यहां पे excel.exe। .exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो एग्जीक्यूट भी हो जाए। सिर्फ लिखते नहीं आप वो फाइल को एग्जीक्यूट भी कराना चाहते हो, चलाना भी चाहते हो, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सेल लिखोगे आप। तो अगर ये सवाल आए कभी कि आप रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखोगे ताकि वर्ड आए, तो आपको क्या लिखना है, विन वर्ड। आप क्या लिखोगे ताकि एक्सेल आए, तो आपको क्या लिखना है, exe, excel.exe। अब तीसरा तरीका है, आपने फिर से स्टार्ट बटन किया, इसकी तरह सामने आएगा ऑल प्रोग्राम्स। वहां पे प्रोग्राम्स में आप ढूंढोगे रन ऑप्शन। स्टार्ट बटन के बाद आप ढूंढोगे, चाहे ऑल प्रोग्राम्स में हो या खुला हो, लेकिन आप ढूंढोगे रन ऑप्शन। स्टार्ट बटन के बाद जब आप रन ऑप्शन ढूंढोगे तो आपको फिर से रन डायलॉग बॉक्स मिलेगा। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है ना। यहां पे आप जल्दी खोल सकते हो, विंडो की और आर दबाए तो आप सामने डायलॉग बॉक्स, आपको excel.exe दबा दिया तो आपके सामने एक्सेल आ गया। यहां पे आप स्टार्ट पे जाओ, ऑल प्रोग्राम्स पे जाओ, ढूंढो वहां पे एमएस ऑफिस, ढूंढो वहां पे एमएस एक्सेल, तो टाइम लगेगा। ये फास्ट है, ये वाला फास्टेस्ट है, ये वाला फास्टेस्ट मेथड है। अब इन दोनों का मिक्स भी ये थर्ड मेथड है। क्या पहले आप स्टार्ट बटन पे जाओ, फिर आप ढूंढो प्रोग्राम्स में रन ऑप्शन कहां पे मिलेगा, RUN होता है प्रोग्राम्स के अंदर, RUN होता है। आप उस रन पे क्लिक करोगे तब जाके आपका ये रन डायल। यहां पे क्या था, यहां पे रन पे ढूंढना नहीं था, डायरेक्ट विंडो की और आर को दबाया एक साथ तो सामने रन डायलॉग बॉक्स आएगा। यहां पे आप रन ऑप्शन ढूंढोगे कहां पे लिखा हुआ है, फिर आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर आप सेम टू सेम इसकी चीजें करोगे, excel.exe दबाओगे। यहां पे ये फास्टेस्ट क्यों है, क्योंकि आपको रन ऑप्शन नहीं ढूंढना पड़ता, आपको स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम्स में ढूंढना नहीं पड़ता चीजों को, आपको ऑफिस नहीं ढूंढना पड़ता, वहां पे आपको यहां पर रन ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। ऑल प्रोग्राम्स में बहुत सारे प्रोग्राम आएंगे स्टार्ट बटन के बाद, तो यहां पे आप ऑल प्रोग्राम्स ढूंढ रहे हो, फिर एमएस ऑफिस, यहां पे आप स्टार्ट बटन के बाद यहां पे आप ऑल प्रोग्राम्स तो ढूंढते हो, फिर रन ऑप्शन, यहां पे आप ये लिख लेना अगर आप लिखना चाहते हो, ऑल प्रोग्राम्स फिर रन ऑप्शन, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे ऑल प्रोग्राम्स के बाहर ही ये रन ऑप्शन आता है, इसलिए मैंने ऑल प्रोग्राम्स नहीं लिखा। आप लिख सकते हो, ऐसा सवाल नहीं आ सकता। तो ये फास्टेस्ट क्यों है, विंडो की और आर दबाते ही आपके सामने बॉक्स आएगा, लिख लो एक्सेल तो खत्म, आपके सामने एक्सेल। अगर आपने प्री डिफाइंड एक्सेल को बाहर रखा होगा डेस्कटॉप पे, तो आप डेस्कटॉप पे डायरेक्टली क्लिक करके एक्सेल पे जा सकते हो। अगर आपने डेस्कटॉप के नीचे टास्क बार में लिखा होगा प्री डिफाइंड, आपको ये सेट करना पड़ेगा सेटिंग में। अगर आपने यहाँ पे रखा होगा तो आपको सेटिंग और ऑल प्रोग्राम्स और रन डायलॉग बॉक्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली क्लिक करो टास्क बार में, और डेस्कटॉप में भी आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो अगर आपने प्री डिफाइंड किया हुआ है। उसके बाद आपको पता है एमएस वर्ड में आपने पढ़ा था फाइल नेम चढ़ता है, आपके सामने फाइल आती है, फाइल नेम ऊपर होता था डॉक्यूमेंट 1। यहां पे डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट नहीं आता, यहां पे बाय डिफॉल्ट आता है बुक 1।
तो फाइल नेम होती है बुक वन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम बुक वन। वहां पे एक्सटेंशन में आपने पढ़ा डीओ एक्स डीओ सी एक्स, जो भी आपने पढ़ा एक्सटेंशन वहां पे, मतलब कि वहां पे आपने पढ़ा था डॉक्यूमेंट वन के बाद डॉट डीओसी या जो भी डीओसी एक्स। तो फाइल नेम के बाद आता ही एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता है सुफिक्स, मतलब बाद आता है, सुफिक्स मतलब बाद में आना, सुफिक्स टू फाइल नेम। फाइल नेम जो है इसके बाद में एक्सटेंशन आता है यहां पे। जैसे कि यहां पे ये फाइल नेम है, फाइल नेम के बाद में एक्सटेंशन आता है .xlsx। ये ज्यादातर आजकल चल रहा है, लेकिन 2007 से पहले कुछ और था जो कि 2003 और उनमें इस्तेमाल हो रहा था। 2007 में और 2007 के बाद में इस्तेमाल कुछ और होने लगा। देखो भाई 2007 से पहले क्या था, 2003। देखो भाई 2007 और 2003 के दरमियान विंडोज का कोई वर्जन नहीं था। 2003 था और 2007 था, ठीक है ना। आप कह सकते हो 2003 मतलब 7 तक चल रहा था। तो 2003 में और 2003 से पहले पहले XLS इस्तेमाल होता था। लेकिन 2003 के बाद क्या आया, 2003 2006 में भी चल रहा था, 2003 2005 में भी चल रहा था 2003, लेकिन 2007 में 2003 के जैसा थोड़ा नहीं आया। 2007 में एक नया वर्जन आया और 2003 के जैसा XLS नहीं चलने स्टार्ट हुआ। 2007 के बाद एक्सटेंशन हुआ .xlsx। सिर्फ इतना भी अगर याद रखो ना, 2007 से पहले ये था, लेकिन 2003 में वो ज्यादातर वो वाइडली इस्तेमाल हुआ XLX। 2007 के बाद ये आया, सिर्फ इतना ही याद रखो। 2007 से पहले ये था जो कि 2003 में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ एक्सटेंशन XLS, और 2007 में XLSX। उसके बाद 2013 आया, 2015 जो भी आया, 2016, उनमें सब में XLSX। कौन कौन सा आया, 2010 आया, 2013 आया, 7 के बाद 2010 आया, 2013 आया, उसमें .xlsx ये है एक्सटेंशन। 2007 से पहले 2003 में ये वाइडली यूज़ हुआ .xls, ठीक है, ये एक्सटेंशन है। लेकिन 2007 के बाद जो एक्सटेंशन आए उसमें एक ये भी एक्सटेंशन आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, .xlsm। इस SM का मतलब होता है मैक्रोज। ये .xlsm उन जगहों पे एक्सटेंशन होता है, जहां पे मैक्रोज आपने इस्तेमाल किए, या जहां पे MS एक्सेल सपोर्ट करता है मैक्रोज को। मैक्रोज मैंने आपको बताया वर्ड में भी, मैक्रो मतलब माइक्रोफोन क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है ना। तो रिकॉर्डिंग करते हैं चीज़ों को, आपने जो भी सामान लिखा, जितना भी आपने कुछ लिखा, उसको आप रिकॉर्ड करोगे। क्यों रिकॉर्ड करोगे, ताकि आप उसे रीयूज कर सको। फिर से बोलूं, अरे भाई एक्सटेंशन जो है ना वो फाइल नेम के बाद ही होता है, ये एक्सटेंशन है। जैसे आपने ये एक्सटेंशन बताता है क्या नेचर है फाइल का। जैसे .doc क्या बताता है, ये डॉक्यूमेंट वाली फाइल है। अरे भाई एक्सटेंशन दिखाता है नेचर ऑफ फाइल। इसी तरह .doc इसी तरह .pdf लिखा होता है लास्ट में, ये PDF होती है, ये दिखाता है कि फाइल कैसी है। तो अगर MS एक्सेल वाली फाइल होगी तो उस पे ये होगा। लेकिन 2007 से पहले जो वर्जन्स थे उसमें जो एक्सटेंशन था वो XLS था, .xls। लेकिन 2007 के बाद .xlsx। लेकिन 2003 में सबसे ज्यादा ये यूज हुआ .xls। अब 2007 में कुछ और भी आया, वो है .xlsm। ये M का मतलब होता है मैक्रो का मतलब होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सटेंशन आएगा M लास्ट में, जहां पे आपने मैक्रो का इस्तेमाल किया। वो आप इस्तेमाल करोगे जब मैक्रो सपोर्ट करेगा एक्सेल। अब ये मैक्रो क्या होता है, जहां पे आपने मैक्रो बटन दबा के रिकॉर्ड भी चीजें को किया, जो चीजें आपने एंटर किया, जो अकाउंटिंग आप कर रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, सम कर रहे हो, फॉर्मूलाज कर रहे हो, जो भी कुछ भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, अगर आप उसका रिकॉर्ड कर रहे हो साथ साथ, ताकि वो रीयूज आप सामने करो। देखो आप जो काम कर रहे हो सकता है वो आप खत्म करो, डिलीट करो, लेकिन अगर आपने मैक्रोज दबाया हुआ होता, और वो सपोर्ट करता है एक्सेल मैक्रोज, 2007 के बाद सपोर्ट करना स्टार्ट हुआ, तो आप मैक्रोज जब दबाओगे तो आपका सिस्टम में ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा अलग से मैक्रोज में। तो जब आप मैक्रोज का इस्तेमाल करोगे तो अब एक्सटेंशन आता है .xlsm, जो कि दिखाता है भाई मैक्रो का इस्तेमाल हो गया है इस फाइल में।
और भी कुछ एक्सटेंशन हैं, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। .xlsb, ये बी बताता है बाइनरी फॉर्म में आपने रिकॉर्ड किया मैक्रोज को, रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो यहाँ पे ताकि रीयूज़ हो जाए, लेकिन बाइनरी फॉर्म में 0 1 में। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकते हैं, रिस्क नहीं लेनी। .xlam, XLAM क्या बताता है, ए यहाँ पे है, AM बताता है एड ऑन फीचर्स। एड ऑन फीचर्स मतलब यहाँ पे एड ऑन मैक्रोज होते हैं, एड ऑन फीचर्स होते हैं, मैक्रोज भी एड ऑन होते हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। आप ए से याद रखना, एड ऑन होते हैं, एड ऑन एक्स्ट्राज होते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्राज होती हैं इस एक्सेल में, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं इस। अगर उन फीचर्स का आपने इस्तेमाल किया तो लास्ट में जो नाम आएगा पूरा डॉक्यूमेंट का, वो यहाँ पे फाइल नेम तो आएगा लेकिन आएगा एक्सटेंशन ये। जब आपने लास्ट में उसको सेव किया तो एक्सटेंशन आपको मिलेगा। अगर मैक्रोज का इस्तेमाल किया हुआ हो तो आपकी फाइल का एक्सटेंशन ये आएगा। नॉर्मली मैक्रोज के बगैर आपकी फाइल का एक्सटेंशन ये आता है और 2007 के बाद ये आता है। ये 2000 विंडोज़ जो है 2003 और 2007 फिर आया, ठीक है ना। इसी तरह 2010 और 13 आपने अभी देखा। उसके बाद XLS 2003 से पहले पहले जो XLS ज़्यादा इस्तेमाल होता था और भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती थी, जैसे यहाँ पे XLAM है ना, एडॉन्स के लिए, एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए। यहाँ पे एडॉन्स के लिए, एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए सिर्फ XLAM नहीं है। यहाँ पे XLM और यहाँ पे XLSM, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ XLM मैक्रोज के लिए। तो आप देख सकते हो थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा याद रखना है जहाँ पे मैक्रोज का इस्तेमाल किया तो एक्सटेंशन ये होगा सेव। जहाँ पे आपने मैक्रोज के बगैर इस्तेमाल किया 2017 के वर्जन्स के बाद, 2007 के बाद, तो ये आपका एक्सटेंशन होगा। 2003 से पहले पहले XLS जितने भी वर्जन हैं वो XLS दिखाएंगे आपको एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन हमेशा सुफिक्स होता है टू फाइल नेम। फाइल नेम जो डिफ़ॉल्ट होता है वो बुक 1 होता है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो फाइल नेम। और आप फाइल नेम का तो ये होता है, लेकिन अगर आप सेव एज करोगे फिर लास्ट में वो आपको लोकेशन भी चेंज कर सकते हो और फाइल नेम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब है बेसिक टर्म्स ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट, जिसमें आपको सीखना पड़ेगा कि वर्कशीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होती है, सेल एड्रेस क्या होती है, मर्जड सेल क्या होता है, सेल रेंज क्या होता है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं। और 2003 का वर्जन आया था, उसमें कितने रोज, कितने कॉलम्स और कितने सेल्स थे। 2007 के वर्जन में कितने रोज, कितने कॉलम्स और कितने सेल्स हो सकते हैं एक शीट में, एक शीट में, एक शीट में, एक शीट में। यह मैं आपको बताऊंगा एक शीट क्या है। 2010 में सेम था 2007 का और 2013 में सेम है 2007 का ही। ये चीज़ें हम आपको, मुझे लगता है, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि टाइम होने वाला है, आधा घंटा होने वाला है। तो अभी ये नेक्स्ट लेक्चर आएगा और बेसिक टर्म्स ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट में आपको बताऊंगा। और इसके मेरे हिसाब से और 2 लेक्चर आएंगे स्प्रेडशीट के, वो हम करेंगे। और आप थोड़ा सा देख लीजिए और नीचे कमेंट कीजिए अगर कोई सवाल है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनको इंक्लूड करूंगा। यही बताना था। ओके, बाय।